हाय लोग, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। ऑल वेल, आप सुनाइए। थैंक यू सो मच लोग फॉर बीइंग हियर। माय प्लेजर। सो आज हम सीखने वाले हैं कि एक आउटडोर बिजनेस जो आप बिलबोर्ड्स पे, मेट्रो पे, एयरप्लेन्स के ऊपर जो एड्स देखते हो, उसका बिजनेस क्या कैसे किया जाता है। एंड आपको पता है, प्लेज लेनी पड़ेगी कि आप जो बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। डू यू एग्री? जी नितिन, जरूर चलो सच ही निकलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ऑडियंस को एक बार ये बता देता हूँ कि हमारी इंटरेक्शन कैसे हुई थी। तो मेरी जो पुरानी कंपनी थी स्पॉन्सिफाई मी, जो कि स्पॉन्सर्स और इवेंट्स वालों को कनेक्ट करती थी, उस मार्केट प्लेस के लिए मैं आपसे इन्वेस्टमेंट रेस करने के लिए आया था। एंड यू वर सो काइंड, सो नाइस टू मी कि आपने 2-5 मिनट में आई थिंक आपने बोल दिया था कि हाँ ठीक है, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट इन यू गाइस। तो दैट मेमोरी ऑफ योर्स एंड द बिलीफ दैट यू पुट इन अस, वो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। जब बाकी लोग इग्नोर कर रहे थे और आपको एक रे ऑफ होप मिलती है ना, तो वो बहुत 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 लॉन्ग वे जाती है। तो आई वेरी मच थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। और अगर आज भी आप वो स्टार्टअप रीस्टार्ट करना चाहें तो वी विल बी विलिंग टू री इन्वेस्ट इन दैट। थैंक यू सो मच। बट ठीक है, शुरू करते हैं। पहले तो ये समझना चाहेंगे कि आलोक जो आप हो, आप कहाँ से आते हो, और ये ग्राफिक्स एड्स का जो बिजनेस है ये कहाँ से शुरू हुआ, और अभी एग्जैक्टली ग्राफिक्स एड्स है क्या? ओके, सो ग्राफिक्स एड्स इज अ 5 decade ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी जो शुरुआत थी वो माय फादर स्टार्टेड इट विद हिज फादर। तो और बहुत ही यंग एज में उन्होंने स्टार्ट किया था, ये वो 16-17। तब जाके उन्होंने एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू शुरू किया, लोगों से कलेक्ट करना। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग से शुरू किया था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम नए नए एवेन्यूज़ जोड़ते गए। और थोड़े समय के बाद आउटडोर में हमने अपनी स्पेशलिटी बना ली थी। आउटडोर होर्डिंग्स में उस टाइम पे बहुत कम प्लेयर हुआ करते थे दिल्ली एनसीआर में, और हम लोग का भी बहुत अच्छा नाम होता था। पहले हमारा राष्ट्रीय आउटडोर के नाम से जाना जाता था। अच्छा। और बाद में ग्राफिक्स एड्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो हमने इसको टेक ओवर करके फिर इसी में मर्ज किया। ओके। और मैंने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया 2006 में। सो इट्स बीन अराउंड 17 years नाउ कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और जो अच्छी बात है कि हम रिसेंटली वी गॉट लिस्टेड ऑन Correct. एनएसई ऑल्सो। Congratulations. थैंक यू, ये हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन था। बिल्कुल। और एनएससी पे आई थिंक वी आर दी ओनली आउटडोर Exactly. डोमिनेंट कंपनी विच इज Correct. लिस्टेड। तो मैं वही बोलने वाला था कि एडवर्टाइजिंग बिजनेस के अंदर बहुत रेयर ही किसी आईपीओ को हाँ होते जी, देखा है। जी जी तो वो जी बहुत बड़ी बात है। जी, एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए। और हमें लगा कि ये सही समय है कंपनी के लिए भी, क्योंकि जब आपको स्केल करना है और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो फंड रेज करना भी ज़रूरी है। और एक आईपीओ होने से कंपनी की क्रेडिबिलिटी भी अपने आप में ही बढ़ती है। तो इसलिए सोचा समझा कॉल था जो फिर हमने आगे बढ़ाया इसको। बट फंड रेज तो आप प्राइवेट इक्विटी से भी कर सकते थे, हाँ जी वेंचर कैपिटल भी कर सकते थे। जी। व्हाई आईपीओ, व्हाई स्पेसिफिकली पब्लिक मार्केट? सो पब्लिक मार्केट्स का एक तो ये बेनिफिट है कि जब आप की एक पब्लिक शेयर होल्डिंग साथ में जुड़ जाती है तो यू आर मच मोर अकाउंटेबल टू जनरल पीपल एट लार्ज। और फिर क्या होता है कि एक क्रेडिबिलिटी हम कहें, और साथ की साथ एक रिकग्निशन जो आईपीओ या पब्लिक लिस्टेड कंपनीज को मिलता है, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। प्राइवेट इक्विटी या वीसी फंडिंग में हमने एक ये प्रॉब्लम देखा है कि आपको ग्रोथ एट एनी कॉस्ट दिखाना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज भी होता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ग्रोथ लाना बहुत आसान है, बट ग्रोथ एट व्हाट कॉस्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो प्रॉफिटेबल ग्रोथ होनी ज़्यादा ज़रूरी है रादर दैन जस्ट ग्रोथ। तो ये एक चैलेंज आता है। तो इसलिए हमने एवेलुएट किया और फिर सोचा कि नहीं, आईपीओ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हमारी इस केस स्टडी मैं कहूँगा इस के बाद बहुत लोगों ने हमें अप्रोच किया कि आप लोग लेके आए, हमें बहुत अच्छा लगा और हम भी इसी राह पे आगे चलना चाहते हैं। तो एक इंडस्ट्री के लिए भी नया माइलस्टोन सेट हुआ है। करेक्ट। बट आपने ऐसा कुछ फील किया है, ऑब्जर्व किया है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने में प्रेफरेंस अच्छी मिलती है अगर आपकी लिस्टिंग हो? ऐसा भी कुछ होता है? ऐसा बहुत ही रेयर होगा और ना के बराबर ही है, क्योंकि आज के टाइम में गवर्नमेंट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दोज आर प्राइमरली टेंडर बेस्ड। तो सारा काम टेंडर से ही होता है।
हाँ, जहाँ पे कोई बहुत ही बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हों, जहाँ पे बीओटी आ जाता है कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल आता है और उसमें आपको कैश रिच कंपनीज चाहिए होती हैं, तो शायद एक वहाँ पे हम एंट्री बैरियर इसको देख सकते हैं। बट अदरवाइज तो टेंडर इज द ओनली वे यू कैन गेट गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब टेक्निकल में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ फाइनेंशियल द लीवरेज ऑफ कंपनी, द कंपनी, दैट इज थोड़ा बहुत वहाँ इम्पैक्ट आ थोड़ा सकता है। बहुत वहाँ इम्पैक्ट आता है, करेक्ट, डेफिनेटली। करेक्ट। अब वापस ग्राफिक्स एड्स के ऊपर आते हैं। जी आप तो बहुत डिफरेंट टाइप के आउटडोर करते हैं। जी आउटडोर हम तो लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। आउटडोर का मतलब हो गया कि जो आप घर से बाहर निकलते हो और कहीं यस, पे भी कुछ भी ऐड देखते कहीं पे हो, कुछ दैट भी इज देखते आउटडोर हैं। मीडिया। ट्रू। अब चाहे वो रेल के ऊपर हो, चाहे वो ट्रेन के अंदर हो, चाहे ट्रेन के बाहर हो, मेट्रो के ऊपर जो रैपिंग देखते हो आप, या आप किसी कैफे में गए, कैफे के अंदर आपने देखा कि एक टीवी लगा हुआ है, उसके अंदर एक ऐड चल रही है, एग्जैक्टली, सारा कुछ कवर हो जाता है आउटडोर मीडिया सब के आउटडोर अंदर। में आता है। यस वर्सेस डिजिटल, जो मैं अगर लोगों को एक्सप्लेन करूं, डिजिटल हो गया जो आप फेसबुक पे एड्स देखते हो, जी, आप फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके ऐड देख रहे हो, बैनर Amazon के ऊपर बैनर ऐड देख रहे हो, एनीथिंग विच इज यू कैन सी ऑन अ कंप्यूटर, ऑन अ स्क्रीन ऑन ऑफ योर फोन, यस, इज एसेंशियली कॉल्ड एज इज डिजिटल। कॉल्ड एज डिजिटल। और आज के टाइम में एक और नया बुके आ गया है विच इज कॉल्ड डिजिटल आउट ऑफ होम, करेक्ट। डिजिटल आउटडोर। तो उसमें क्या होता है, जितनी भी स्क्रीन्स हैं, स्क्रीन एक्सपोजर आउट ऑफ योर होम, इट इज कॉल्ड डिजिटल आउटडोर। तो आप देखते हैं कि एयरपोर्ट्स पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हैं, रेलवे स्टेशंस पे लगी हैं, मेट्रो स्टेशंस पे लगी हैं, मार्केट एरियाज में लगी हैं, तो वो सारा डिजिटल आउटडोर कहलाता है। डिजिटल कहलाने का उसका रीजन यही है कि आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो इट इज इमीडिएटली। प्रोग्रामेटिक एंड मतलब इट इज ऑपरेटेड थ्रू इंटरनेट ओनली, क्लाउड के थ्रू ही वो चलता है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिजिटल। तो पहले होता था कि आपको वो ऐड चलानी है तो आपको बहुत टाइम लगता था उस ऐड बहुत को ज्यादा, पब्लिश करने में, एकदम। उस पर्टिकुलर टीवी के ऊपर। या, अब वो क्योंकि क्लाउड पे है तो आप उसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो जी, कि अच्छा मेरे को एयरपोर्ट की ऐड चेंज करनी है, हाँ तो इमीडिएटली आप 1 सेकंड में वो ऐड चेंज हाँ, कर आप सकते अपने हो। ऑफिस में बैठ के वो ऐड चेंज कर सकते हैं। और आज भी अगर हम ट्रेडिशनल आउटडोर में देखें कि आपको 10,000 न्यू डिस्प्लेज लगाने हैं, तो मतलब एक हफ्ता तो आपको डिस्प्ले चेंज करने में ही पैन इंडिया लग जाएगा। करेक्ट। अगर हम 10,000 डिस्प्लेस की बात करते हैं, फ्लेक्स प्रिंट करना, माउंट करना, भारत के कोने कोने में पहुंचना बहुत समय लगता है। बट अगर आज 10,000 डिजिटल स्क्रीन्स पे ऐड अपलोड करने की बात करें, तो वो शायद एक विद इन 1 डे, विद इन 4 to 6 आवर्स, दैट इज समथिंग विच कैन बी मैनेज्ड। तो ये एक धीरे धीरे मार्केट में फर्क आ रहा है। हालांकि डिजिटल आउटडोर इज एट अ वेरी nascent स्टेज एज ऑफ नाउ, इट इज ओनली 6 to 8% ऑफ द ओवरऑल आउटडोर मार्केट, बट ये अच्छे स्केल पे बढ़ रहा है। थोड़ा सा ना एड्स के बिजनेस के ऊपर बात जी। करते हैं। जैसे डीएलएफ, अभी आप डीएलएफ में बैठे हैं इस टाइम पे हम, राइट? बहुत जगह जगह पे डिफरेंट होर्डिंग्स होंगी यहाँ पे। आपका प्राइमरीली जो एरिया रहता है, हाँ जी। ग्राफिक्स एड्स की अगर Yeah. हम बात करते हैं, आपका कौन कौन से एरियाज में आउटडोर का ओनरशिप है? तो ग्राफिक्स एड्स इज प्राइमरीली बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। ठीक है। दिल्ली में हम मीडिया ओनरशिप बेस्ड काम करते हैं। तो दिल्ली की जितनी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो डीएमआरसी हो, मेट्रो कॉरपोरेशन, इनके साथ हम इनके टेंडर्स हम बिड करते हैं और ये हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक्वायर करते हैं। ओके। आउटडोर, मैं ये कहना चाहूँगा नितिन, आउटडोर इज़ अ वेरी लोकलाइज बिजनेस। जैसे रियल एस्टेट है, तो रियल एस्टेट इज़ अ वेरी हाइपर लोकल बिजनेस। अगर आप नोएडा का बिल्डर है तो नोएडा में बहुत अच्छा काम कर जाएगा, वो शायद गुड़गांव में आके उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही गुड़गांव का जो बिल्डर है वो शायद बॉम्बे में इतना अच्छा नहीं कर पाएगा। हम कॉर्पोरेट्स की बात कर दें तो अलग है, बट जितने भी कॉर्पोरेट्स होते हैं वो अपने साथ हमेशा लोकल पार्टनर रखते हैं। तो आउटडोर का भी सेम मोडस ऑपरेंडी है। आउटडोर में आप जितना लोकल पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे या आप लोकल पे अपना मीडिया होल्ड बढ़ाना चाहेंगे, दैट इज स्टिल अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि आप कर सकते हो। बट आप दिल्ली के होके आप सोचो कि आप बॉम्बे करना चाहो या आप कर्नाटका करना चाहो या आप असम करना चाहो, तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। क्या डिफिकल्टी आती है उसमें? डिफिकल्टी ये आती है कि सी वी आर गवर्न्ड बाय लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। अच्छा। तो जब लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का रोल आता है, तो हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस इंडिया। अच्छा। और सेम चीज अगर आप एयरपोर्ट्स के लिए देखेंगे, सो दैट इज मच इजियर टू मैनेज, क्योंकि ज्यादातर जो भी एयरपोर्ट्स या रेलवेज हैं ये सेंट्रली ओन्ड है। तो इनका जो रेगुलेटरी सिस्टम है
दैट इज मोर और लेस इन सिंक। गॉट इट। तो और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनका बड़ा कस्टमाइज है। तो अगर कहीं पे हमने आउट ऑफ दिल्ली बिड करने की भी कोशिश की और वहाँ पे रेगुलेटरी चेंज हो गया या फिर जो ऑफिशियल्स हैं वो चेंज हो गए, तो फिर हर कोई अपने हिसाब से आउटडोर को चलाना चाहता है। क्या चेंज होता है नॉर्मली? आपने बोला रेगुलेटरी चेंज हो गया। मान लीजिए आप मुंबई में बिड कर रहे हो जी और दिल्ली में बिड आप ऑलरेडी करते ही हो, जी। दोनों में क्या कॉन्ट्रास्ट, ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस किया हो? पहले आपने आई एम श्योर ट्राई भी किया होगा शायद। हमने बहुत बार ट्राई भी किया। क्या फर्क लगा? कुछ केस स्टडीज हमारी सक्सेसफुल भी रही और कुछ अनसक्सेसफुल भी रही। तो दोनों शेयर करोगे थोड़ी सी? हाँ हाँ, इफ पॉसिबल। जो अनसक्सेसफुल में हमारा एक्सपीरियंस रहा वो ये एक्सपीरियंस था कि देखिए क्या होता है, जो ऑफिशियल कुर्सी पे बैठा है वो आउटडोर को किस नज़रिए से देख रहा है। हमारी इंडस्ट्री ये हमेशा पिच करती है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देना चाहिए। आउटडोर के आज के टाइम में आउटडोर अगर इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में, तो हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, हम पब्लिक टॉयलेट्स बिल्ड कर सकते हैं, हम डस्टबिन बिल्ड कर सकते हैं, हम पुलिस बूथ्स बिल्ड कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं हमारी इस स्पेशलिटी को एक्सप्लॉइट करते? हाँ ठीक है, उस पब्लिक यूटिलिटी को बिल्ड करने में जो एक्सपेंस लगेगा वो हम एडवर्टाइजिंग से ऑफसेट करेंगे, तो उसके लिए आपको हमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स देने पड़ेंगे। तो जहाँ पे ऑफिशियल्स इस चीज़ को समझते हैं, इसको बाय करते हैं, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स भी अच्छे चलते हैं। पर जब कोई आता है कि जो रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने की पॉसिबिलिटी के साथ आता है कि नहीं नहीं ये तो आउटडोर में तो सारे मतलब अपने फ़ायदे का ही काम देखते हैं और सिटी को कोई बेनिफिट नहीं है, तो फिर वहाँ पे होता है कि आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तो पूछ नहीं रहे हो, आपको लगता है कि हाँ जी रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। अब नाउ दैट रेवेन्यू कम्स एट अ कॉस्ट। करेक्ट। मोदी जी ने स्वच्छ भारत लॉन्च किया। स्वच्छ भारत उन सिटीज़ में बहुत अच्छा चल रहा है जहाँ पीपीपी मॉडल में प्राइवेट सेक्टर को ये सारी यूटिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्स्ड है कि तुम लोग मैनेज करो, तुम ही चलाओ, इससे कुछ रेवेन्यू होता है तो कमा लो। बट अगर आप सोचो कि रेवेन्यू हम रखेंगे, हाँ रेवेन्यू हम करेंगे और खर्चा वो लोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक ये डिस्कंटेंट हमेशा इंडस्ट्री में रहेगा। तो वो गैप है, वो एक गैप रहेगा। तो इसीलिए आउटडोर के लिए ना पॉलिसीज भी हमने बहुत बार कोशिश की कि सेंट्रली गवर्नड हो या एक सेट सिस्टम बने। तो इट इज स्टिल आई वुड से इट स्टिल हैज सम टाइम टू गो इन दैट, कि उसमें थोड़ा समय लगेगा। और जैसे जैसे अथॉरिटीज आउटडोर को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के नज़रिए से, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। इसी में जैसे दिल्ली में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी नितिन, ड्यूरिंग 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स। Now Commonwealth Games is a very ill-famous chapter for Delhi. Correct. We have to be very honest about it. But हम लोग Graphics के लिए it was a milestone. अब वो milestone क्यों था? Because we got the opportunity to build public utilities, information panels, dustbins. उस टाइम पे हमने अपना पैसा इन्वेस्ट करके BOT पे वो मीडिया खड़ा किया। आज भी हमारा जितना भी मीडिया है बहुत अच्छा चल रहा है, इट हैज़ पेड अस वेरी वेल, और हम बहुत अच्छे से उसको मेंटेन करते हैं। तो या तो अब अथॉरिटी उस टाइम पे ये सोचती कि भाई मैं अपना पैसा लगा के ये सब बना भी दूंगी, बना भी देते, साल 2 साल चल जाता, उसके बाद आपके लिए मेंटेनेंस करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है उसको। बट दे टुक अ वाइज डिसीजन, दे इन्वॉल्व प्राइवेट कंपनीज, वी वर वन ऑफ द लकी वंस टू गेट एनरोल्ड एंड वी गॉट द मैक्सिमम जोन्स to make this media. In fact 2015 में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो we acquired street furniture of one of the big corporates of India. अच्छा। उनका दिल्ली में स्ट्रीट फर्नीचर प्रोजेक्ट था, बट वो चला नहीं पा रहे थे, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि आप इसको एक्वायर कर लो, तो हमने उनसे एक्वायर कर लिया और अभी भी हम वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से चला रहे हैं। स्ट्रीट फर्नीचर क्या होता है? स्ट्रीट फर्नीचर में मेरा जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ना, तो स्ट्रीट फर्नीचर में यही सब आ जाता है, चाहे पब्लिक यूटिलिटीज हो, बेंचेस हो, डस्टबिन हो, हेड पैनल्स हो, तो दिस ऑल इज कॉल्ड स्ट्रीट फर्नीचर। गॉट इट। बहुत सारी सिटीज ने ट्राई भी किया है कि अपने अपने शहरों में इम्प्लीमेंट करें इसको। ओके, थोड़ा सा ना बिडिंग प्रोसेस के ऊपर समझना है। हाँ जी। जैसे आपने बोला कि म्युनिसिपल की लेवल पे बिडिंग होती है, तो एग्जैक्टली बिडिंग का प्रोसेस होता कैसे है? मान लीजिए आज
बोला कि यार साउथ दिल्ली में ये म्युनिसिपल में यस, ये होर्डिंग्स हैं हाँ जी, जो आप खरीद सकते हो, लीज पे ले सकते हो, लॉन्ग टर्म लीज पे, उसका प्रोसेस एक बार डिटेल में समझाओ। उसका बड़ा आज के टाइम में बिकॉज ऑफ द टेक द प्रोसेस हैज बिकम वेरी सिंप्लीफाइड। ओके। तो कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो जिसके राइट्स हैं, मान लीजिए एमसीडी है दिल्ली में या डीएमआरसी है जिसके पास मेट्रो के राइट्स हैं एडवर्टाइजिंग के, तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक टेंडर डॉक्यूमेंट निकालते हैं कि जिसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है कि यहाँ पे ये स्पॉट पे इस साइज का मीडिया अवेलेबल है इतने साल के लिए। अब इतने साल के लिए अवेलेबल है, आपकी कंपनी के कुछ क्रेडेंशियल्स होने चाहिए जिसमें कि आप इतना फाइनेंशियली लिक्विड हैं, इतना पैसा जमा कराना होगा 3 महीने का, 6 महीने का, और उसके साथ आप वो टेंडर बिड कर सकते हैं। टेंडर आपने बिड किया, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो लिमिटेड प्लेयर्स आए और आपका रेट अच्छा रहा तो आपको वो टेंडर मिल गया। तो आज के टाइम में बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है ये प्रोसेस। ओके। नॉर्मली एक होर्डिंग जी का बाय आउट जो रहता है कितने टाइम के लिए मिलता है एवरेज आपको? 3 साल, 5 साल, 10 साल? अनफॉर्चुनेटली इट इज 3+2। 3+2 मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस 3 ईयर प्लस 2 years एक्सटेंडेबल। अच्छा। हाँ, और ये मैं अनफॉर्चुनेटली इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगेन बहुत शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। अगर हम आउटडोर की बात करते हैं और आप 10 साल और 15 साल की बात करते हैं, तो अगर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एज अ मीडिया ओनर मेरा भी उसको अच्छे से इन्वेस्ट करने का मन करेगा। बिल्कुल। बट अगर मुझे पता है कि ये 3 साल में ख़त्म हो जाएगा या 5 साल मैक्सिमम चलेगा, तो यार एक बार को तो काम करो। करेक्ट। तो अगर आपको सिटी को एक्चुअली ब्यूटिफाई करना है, अब आप देखिए किसी भी कॉरपोरेशन के लिए, मेरे पास बैक ऑफ द हैंड फिगर्स तो नहीं होंगी, बट आउटडोर रेवेन्यू विल नॉट बी मोर देन 5 to 7% ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस फॉर एनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अच्छा। अब क्या है कि वो 5-7% के रेवेन्यू के लिए या तो आप पीछे पड़ जाओ कि हाँ जी मेरे को तो ये 10% कर लोगे, आप 12 कर लोगे, उससे इट इज द सीलिंग, उससे ऊपर आप उसको नहीं लेके जा सकते। करेक्ट। या फिर उस रेवेन्यू को आप अपना एक्सपेंस कम करने में इन्वेस्ट करवाओ, ताकि 2-3% का जो गैप है वो एक्सपेंस से कवर कर लो। एक्सपेंस से आप इजीली कवर कर सकते हो। आप सर्विसेज आउटसोर्स कीजिए टू आउटडोर कॉन्ट्रैक्टर्स, दे विल बी मोर देन हैप्पी। आप बोलो कि 10-10 साल के लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक यूटिलिटीज यहाँ पे बनानी है, ताकि जो कंज्यूमर है, जो मान लीजिए गुड़गांव है या फरीदाबाद है या कोई भी एरिया है, वहाँ पे आज 50-100 पब्लिक टॉयलेट्स की ज़रूरत है तो है। करेक्ट। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। करेक्ट। और ये सब जैसे जैसे ये सरकार ने जब स्वच्छ रैंकिंग्स भी किए हैं शुरू, तो दीज ऑल पैरामीटर्स आर पार्ट ऑफ दोज रैंकिंग्स। करेक्ट। सो यू शुड यूटिलाइज आउटडोर मीडिया ओनर्स एंड पार्टनर विद देम टू बिल्ड दीज यूटिलिटीज। एक और फर्क भी है जी, अगर मान लीजिए सरकार एक टॉयलेट बनाएगी एक जगह पे, राइट, तो वो सिर्फ उसको टॉयलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी, वर्सेस एक मीडिया ओनर जिसको उससे अपना एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू भी निकालना है, वो उसको नॉट जस्ट टॉयलेट बट अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की तरह देखेगी, क्योंकि वहां पे लोग आएंगे एकदम, और लोग आएंगे और वहीं पे आप ऐड भी चलाओगे, तो आप उसको अच्छे से बनाओगे ना, बहुत अच्छे से, तो और मेंटेन भी बहुत अच्छे से करोगे, क्योंकि आप तो चाहोगे ज्यादा से ज्यादा लोग आके यूज करें, तभी आपकी ऐड दिखेंगी, तभी सामान बिकेगा, तभी आपको रिटर्न मिलेगा। हमेशा ये फर्क हमेशा रहेगा। करेक्ट। तो आई थिंक वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट को उस डायरेक्शन में बढ़ना पड़ेगा। अगर बढ़ना भी पड़ेगा, और मैं कहूँगा कि कुछ प्रोग्रेसिव ऑफिशियल्स हैं भी जो इसको एक मैक्रो व्यू से देखते हैं कि हाँ यार इनको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। बट जहाँ माइक्रो व्यू आ जाता है, जहाँ वो सीधा रेवेन्यू टारगेट्स आ जाते हैं, फिर वहाँ पे थोड़ा खराब हो जाता है मामला। एक म्युनिसिपल के अंदर नॉर्मली किस रेंज का कॉन्ट्रैक्ट रहता है? मतलब बिडिंग प्रोसेस में जैसे हम बात करें, ये तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ही है, इट्स पब्लिक इन्फॉर्मेशन। तो कितने करोड़, कितने लाख का बिडिंग होता है आज के टाइम पे? तो नितिन, ये पोजीशन है कि आपकी जेब में अगर 10 से 15 लाख है तो भी आप मीडिया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, आप कोई भी एक या 2 यूनिट्स उठा लीजिए किसी भी माइक्रो मार्केट में, एक टेंडर भर दीजिए, तो हमें 1 यूनिट का भी टेंडर मिलता है? 1 यूनिट का भी टेंडर, मतलब सिर्फ एक होर्डिंग खरीद सकते हैं? 1 होर्डिंग, 1 यूनिपोल का भी आज के टाइम में टेंडर। अच्छा, ओके। तो 10 से 15 लाख में जाती है आप शुरू कर सकते हो। अच्छा। उसके बाद तो इट इज अप टू यू कि आप कितना स्केल करना चाहते हैं उसको। तो एंट्री बैरियर्स बहुत लो हो गए हैं बिजनेस में आज के टाइम। ओके।
अभी 10 से 15 लाख लगा के मान लीजिए मैंने एक होर्डिंग खरीद ली, 1 या 2 यूनिट्स आपने ले लिए मैंने एक जगह पे, ठीक है, कितना मैक्सिमम मैं उससे आरओआई निकाल पाऊंगा अंदाजा? देखिए जो आरओआई निकलता है ना, दैट हैज़ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। अब मान लीजिए आपने 1 यूनिट ले लिया मस्ती मस्ती में कि चलो मैं घुस के देखता हूँ मार्केट में क्या पोजीशन है, और पता चला वो मार्केट ही डेड थी, लोकेशन अच्छी नहीं थी, लोकेशन अच्छी नहीं रही, या फिर किसी आउटडोर हैज़ अ लॉट ऑफ वेरिएबिलिटीज, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। अब फैक्टर्स कैसे आते हैं, आज के टाइम में इंडिया इज अ स्वीट स्पॉट फॉर द वर्ल्ड, ठीक है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, बहुत अच्छा चल रहा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 5 to 10 years you will have to see a lot of downfalls in any market, not outdoor. मीडिया में क्या होता है, मीडिया बिजनेस जब भी कोई स्लो डाउन होता है तो वी आर द फर्स्ट बिजनेस टू गेट इम्पैक्टेड। ओके, क्योंकि क्या होता है, क्लाइंट ना मीडिया को इन्वेस्टमेंट नहीं समझता, मीडिया को एक्सपेंस समझता है। करेक्ट। आप अगर बैलेंस शीट में मीडिया कॉस्ट को इन्वेस्टमेंट में लेके जाना शुरू कर दोगे तो हमारा बिजनेस बहुत स्केल कर जाएगा, बट वी आर नॉट एन इन्वेस्टमेंट, करेक्ट, वी आर एक्सपेंस। जहां स्लो डाउन शुरू होता है, सबसे पहले जो बिल्स डिलेड होते हैं मीडिया के वो होते मीडिया कंपनीज के होते हैं, हैं। या रोक दिया जाता है कि यार अभी इस काम पे ना होल्ड करो, क्या जब माल ही नहीं बिकेगा तो मीडिया का क्या करेंगे। करेक्ट। तो उस वेरिएबिलिटी को आप कैसे डिफेंड करते हो या कंट्रोल में रखते हो कि आपके बिजनेस का ग्रोथ ना इम्पैक्ट हो? हम नितिन, एज अ बिजनेस फिलॉसफी वी हैव ऑलवेज एम्ड टू हेज आवर बेट्स, ठीक है। तो आज अगर आउटडोर है, आउटडोर में भी क्या होता है कि एवरी क्लाइंट इज अ पोटेंशियल क्लाइंट फॉर आउटडोर, करेक्ट। अब चाहे हम माइक्रो मार्केट्स की बात करें, हम हाइपर लोकल रिटेल की बात करें, तो हाइपर लोकल रिटेल में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो एक दुकान खोल के बैठा है, 50 साल से एक दुकान चल रही है और उसकी विसिनिटी में कोई आउटडोर अच्छा है तो वो उसको ज़रूर लेगा, क्योंकि वो जो शॉप ओनर है वो ये रियलाइज़ करता है कि मार्केट में रहने के लिए और आज की मार्केट में रहने के लिए उसको भी एडवर्टाइजिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, पुराने कस्टमर्स आपके फिक्स्ड हैं, वो वॉक इन भी करेंगे, आ भी जाएंगे, माल भी लेते रहेंगे, बट आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ चाहिए तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। करेक्ट। अब दिल्ली में ही जैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केट है करोल बाग करके, करोल बाग मार्केट जो है, हमारे पास पिछले 5-7 साल से इस मार्केट में वी हैव मीडिया राइट्स नियर टू द एरिया, और उन 5-7 सालों में अगर मैं कॉर्पोरेट क्लाइंटेल का देखूं तो उस तरफ सिर्फ 10 या 20% फोकस रहा होगा, बट अगर मैं लोकल रिटेल का देखूं तो 50 to 60% मेरा बिजनेस वहीं से जनरेट हुआ होगा। अच्छा। और वो बिजनेस ऐसा है कि वो रेकरिंग है, कि वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है और उनको चाहिए ही। करेक्ट। जहाँ हम कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं ना, तो कॉर्पोरेट्स आउटडोर को परसेप्शन की तरह यूज करते हैं, आउटडोर कैंपेन्स नहीं करते ये लोग, ये आउटडोर एज ए परसेप्शन मैनेज करते हैं, ब्रांड बिल्डिंग के लिए, सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग के लिए, विच इज गुड इन इटसेल्फ। बट क्या होता है, मतलब हम बहुत जगह सिखाने की भी, समझाने की कोशिश, सिखा तो नहीं सकते, हम समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि क्लाइंट इज आवर CEO, हम हमेशा यही मानते हैं। बट व्हाट हैपेंस इज कि आउटडोर में ना एवरी लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट। आप ये नहीं कह सकते, स्पेशली अगर आप FMCG में हैं या आप कंज्यूमर गुड कंपनीज हैं और आपका लो टिकट साइज है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ यार गुड़गांव कर लो, साउथ दिल्ली कर लो, हो गया मेरा कैंपेन। अरे भैया, आपका अगर लो टिकट आइटम है, अगर आप FMCG में हैं तो आपको पैन दिल्ली कवरेज चाहिए, मतलब आप ईस्ट दिल्ली को, आप नॉर्थ वेस्ट दिल्ली को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड भी कहना चाहता हूँ, बहुत बार कैंपेन्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं कि जो कंपनीज की टॉप मैनेजमेंट है, अच्छा, वो कैंपेन देख ले, अच्छा, बस CEO खुश हो जाए, सॉर्ट ऑफ, एग्जैक्टली, कि ब्रांड वाले ने कुछ काम किया है, कि काम किया और उसका दिखा। तो इसीलिए आप देखोगे कि, और ये तो एक इवैल्यूएट
कंपनी के जो CEO है या जो प्रॉफिट एंड लॉस मैनेज कर रहा है या जो कंपनी का ओनर है, इट इज देयर कॉल एट द एंड ऑफ द डे कि आपको अपने कैंपेन को खुद देखना है या कंज्यूमर्स को दिखाना है। करेक्ट, बिल्कुल, अगर बहुत आप बढ़िया बात है ये तो। अगर आप कच्ची घानी के तेल की बात कर रहे हो तो क्या सिर्फ गुड़गांव में उसका कस्टमर होगा या आपका हेड ऑफिस गुड़गांव में है तो इसीलिए वहां पे मीडिया लगेगा। तो बहुत बार क्या होता है कि आई शुड नॉट बी सेइंग दिस बट जस्ट टू एंश्योर दैट द बॉसेस आर हैप्पी द कैंपेन्स आर डन एंड दैट्स द वे इट इज। ठीक है। बट सबसे ज्यादा जो आउटडोर मीडिया कंज्यूम करते हैं कौन से टाइप की कंपनीज? आपने मेरे को एक तो बताया कि लोकल रिटेलर्स ज्यादा करते हैं, उसके अलावा भी कोई और इंडस्ट्री स्पेसिफिक दिखी है जिसको ज्यादा बेनिफिट मिलता है कैंपेन से? रियल एस्टेट, इफ यू सी रियल एस्टेट मार्केट इज वेरी साइक्लिकल इन नेचर। अच्छा। तो जब रियल एस्टेट वाज एट इट्स पीक एंड नाउ अगेन इट इज एट इट्स पीक, रियल एस्टेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेंडर्स इन आउटडोर। अच्छा। If you see in today's market scenario also, 30% of the market would be owned by real estate. And hyperlocal, local retail would be 20 to 30%. Government is a very big player in outdoor. Correct. So 25 to 30% again would be government. And corporates would be 10 to 15% of the overall market. गवर्नमेंट में नॉर्मली दो सेगमेंट हो गए, एक तो पॉलिटिकल पार्टीज सो पॉलिटिकल पार्टीज तो हम गवर्नमेंट का पार्टी नहीं मानते। अच्छा। गवर्नमेंट इज एक्चुअली गवर्नमेंट, जिसमें कि PSUs आ गए, BFSI आ गया, बैंकिंग फाइनेंस, LIC आ गया, SBI ऑफ द वर्ल्ड। गॉट इट। और फिर जितनी गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हैं उनको डिसेमिनेट करने के लिए जो यूटिलाइजेशन होती है, दोज आर कंसिडर्ड इन द गवर्नमेंट कैटेगरी। गॉट इट। सो दैट बेटर ROI नॉर्मली एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि आउटडोर लग गया, हाउ डू यू मेजर द इम्पैक्ट कि ROI कितना आया उस आउटडोर कैंपेन से? नॉर्मल कुछ कैलकुलेशन कैसे की जाती है? सो आउटडोर के साथ हमेशा ये ग्रे एरिया रहा है नितिन, की आउटडोर की ना एफिकेसी कैलकुलेट करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये कभी हो ही नहीं पाया। तो इसीलिए जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं ना, तो आउटडोर में हमारे लिए मेजर करना कि आपका कैंपेन कैसा रहा, उसका हम ये क्लाइंट्स को बोलते हैं कि देखिए आउटडोर से ना आपकी सेल्स को नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है। आउटडोर इज ब्रांड रिकॉग्निशन। आज अगर आप दिल्ली में 20, 25, 50 यूनिट्स पे अपना अच्छे से क्रिएटिव लगाते हो तो आपको रिकॉग्निशन इमीडिएटली मिल जाएगा। और वो रिकॉग्निशन आपकी पूरी कंपनी के पास ना इमीडिएट फीडबैक आता है। अच्छा। सो विद इन 1 वीक आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनसे आपको फीडबैक पता चल जाएगी कि हाँ यार हमने ना वहाँ पे आपका कैंपेन लगा देखा था। अब उसमें चैलेंज क्या आता है? अगेन पीपल आर ओवर स्मार्ट। तो चैलेंजेस क्या आते हैं कि आउटडोर में ना लोग आउटडोर को बाकी मीडिया के साथ हमेशा कंपेयर करते हैं और आउटडोर को ना लास्ट में रखते हैं कि यार चल ठीक है ना, ये 5-6%, 7% का बजट है, इसको तो क्या दिमाग लगाना। बात 5-7% के बजट की नहीं है, बात है कि वो 5-7% का बजट आप एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं। आज आप मार्केट में या आप किसी भी रोड पे निकल के देख लोगे, 50% ऑफ द आउटडोर क्रिएटिव्स आर लिटरली ट्रैश। मतलब आपके पास एक बिलबोर्ड देखने के लिए 2 से 3 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड मैक्सिमम वर्स्ट। खुदा ना खास्ता कभी रेड लाइट पे आप फंस गए बिल्कुल, तो 5-7 मिनट मिल तो जाएंगे, आप होर्डिंग देख लोगे शायद, बट 5 सेकंड से ज्यादा नहीं है। उस 5 सेकंड में आप स्टोरी टेलिंग क्या करना चाहते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ना ब्रांड्स समझ नहीं पाते। वो क्या है, वो एक ही फिलॉसफी में राइड करते रह जाते हैं कि अच्छा मेरा ना प्रिंट पे ये कैंपेन चल रहा है तो आउटडोर में भी यही चलना चाहिए, चला दो, या टीवी पे ये चल रहा है तो आउटडोर में भी यही चलना चाहिए। आप देखिए क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो प्रिंट पढ़ रहा है, आज के टाइम में तो कोई पढ़ ही नहीं रहा, मतलब सो टू से करेक्ट, एवरीथिंग इज डिजिटल। हर कोई न्यूज़पेपर तो पता नहीं कभी पढ़े थे लास्ट, कितने लोगों ने, और नेक्स्ट जनरेशन तो पढ़ ही नहीं रही। तो क्या वो प्रिंट और आउटडोर के कैंपेन को आपके लिए रिलेट कर रही है? किसी के रोजमर्रा की जिंदगी में डिसरप्ट कर रहे हो, आप पुश कर रहे हो, और उस पुश में भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टीवी, प्रिंट, आउटडोर और रेडियो वो लिंक कर लेगा। नहीं होता है, नहीं होता ऐसे।
तो क्या सही तरीका रहता है आउटडोर करने का? मिनिमलिज्म इज द बेस्ट वे टू गो इन आउटडोर। गिव मी एन एग्जांपल दो कुछ। आप जो बेस्ट कैंपेन्स आपने आउटडोर के लगे देखे होंगे ना, आप अगर याद करोगे तो एक समय था हिंदुस्तान में ना 2 ही ब्रांड्स दिखते थे, वीवो और ओप्पो, और वो कुछ भी नहीं करते थे। पूरे यूनिट पे, पूरी एड पे ब्लू कलर वीवो, ग्रीन कलर ओप्पो, सिर्फ ये दिखता था। मिनिमलिज्म इज अ की टू सक्सीड टू इन आउटडोर। हाँ ठीक है, जहाँ प्रिंट आपके पास पढ़ने का समय है, मैगजीन में पढ़ने का समय है, आप दो उसको इन्फॉर्मेशन, और जहाँ समय ही नहीं है, सो यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंगली। करेक्ट। You can't just cut copy paste. Correct. You can't run same campaign everywhere. It can't be. Correct. और फिर आप कहोगे कि यार आउटडोर में ना मजा नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया। तो लोकेशन कैसे सेलेक्ट की जाए? अगर मान लीजिए मेरा ही एग्जांपल ले लो, ठीक है, हमारी इजी लीड्स कंपनी है, आपको अच्छे से पता है। मान लो इजी लीड्स को आउटडोर कैंपेन करना है, आप हो हमारे ब्रांड कंसल्टेंट, आप हमारी कैसे हेल्प करोगे कि यार यहाँ करो तो आपके लिए बेटर रहेगा? क्या तरीका रहेगा आपका? कॉर्पोरेट्स हैं, हाँ, आपका फोकस ही B2B है, हाँ, जितनी कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे जो भी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको वही लेनी पड़ेगी, वही एनकैश करनी पड़ेगी। हाँ। क्योंकि आउटडोर में क्या होता है, देखिए वेस्टेज बहुत है, स्पिलेज बहुत है, आपका इंटेंट उस स्पिलेज को कम करना होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब वो स्पिलेज कम होगा जब आपकी जो टारगेटेड रेलेवेंट टारगेटेड ऑडियंस है, आप वहाँ तक सही से पहुँचो। आज कॉर्पोरेट्स हैं कहाँ? साइबर सिटी में हैं, गोल्फ कोर्स रोड पे हैं, अगर हम दिल्ली की बात कर लें तो नेहरू प्लेस, ओखला, नेताजी सुभाष प्लेस, ऐसे 5-7 CBD क्लस्टर्स हैं। तो उन क्लस्टर्स के आसपास अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे तो आपकी जो रेलेवेंस है वो बढ़ जाएगी। ओके। तो अगर साइबर सिटी में मान लो मुझे होर्डिंग लेनी हो, साइबर सिटी तो बहुत प्राइम लोकेशन है, क्या अंदाजा होर्डिंग का रेट रहता होगा? देखिए साइबर सिटी का मंथली बेसिस पे जो होर्डिंग एवरेज 8 to 10 लाख का 8 to 10 लाख होर्डिंग का रहता होगा। एक बैनर लगाना हो मुझे अगर, का रहता होगा, और वो भी बहुत छोटा साइज होगा, आई थिंक 20 by 10 का होगा अप्रोक्सीमेटली, 20 feet by 10 feet का। हाँ, अदरवाइज जो ये मेट्रो पिलर्स होते हैं ये मिल जाते हैं 1.5-1.25 लाख में। एक पिलर के ऊपर जो इतने सारे पिलर मेट्रो के रेल पे होते हैं, उसमें एक पिलर पे 1.5 लाख रुपए महीने का रेट है। और जब मेट्रो पर रैप लगता है, वो मेट्रो रैप इज एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। हाँ, इट स्टार्ट समवेयर फ्रॉम 8 to 10 lakhs per month। वो भी एक डब्बे पे है क्या या पूरी मेट्रो पे? एक मेट्रो पे, सिर्फ एक मेट्रो के ऊपर 8 से 10 लाख रुपए। अच्छा, और वो तो DMRC के थ्रू ही आपको मिलता होगा, एजेंसी जो भी होगी उनकी। So but you see the impact that it is creating, that is more important। Correct। और क्या होता, आप सोचिए ना, अगर ये these rates are market driven rates, these are not arbitrary rates। अगर 8 से 10 लाख कोई मांग रहा है तो इसका मतलब 8 से 10 लाख देने वाला कस्टमर है, स्पेंड करने के लिए लोग बैठे हैं। वो लोग चाहते हैं कि ये जो DLF साइबर सिटी है वहाँ पे मेरी टारगेट ऑडियंस है और मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मिल रहा है। अब दिल्ली में 50-50 हजार रुपए, लाख रुपए के भी ऑप्शंस हैं। अच्छा, वहाँ की भी टारगेट ऑडियंस अपनी है। वो कहाँ पे है ऑप्शंस? ऐसे नहीं है कि इंफीरियर टारगेट ऑडियंस है, बट उनकी अपनी टारगेट ऑडियंस। करेक्ट। जैसे दिल्ली में जितनी भी माइक्रो मार्केट्स हो गई, वहाँ पे एंट्री कॉस्ट इतनी है एक यूनिट की। अच्छा, उससे शुरुआत हो सकती है। मिनिमम यूनिट का साइज होता है क्या कुछ? मिनिमम साइज पहले होता था 20-10, बट अब तो इट इज कम्प्लीटली ऑन दी अथॉरिटीज। अच्छा, और छोटे यूनिट्स भी आ गए हैं, एंट्री और कम हो गई है, जैसे 10x5, 12x6 मिनी यूनिपोल्स ये भी आ गए हैं। फ्लैग साइंस आ गए हैं, जो कि जितना भी हाइपर लोकल की अगर हम बात करें तो 15-15 हजार, 20-20 हजार से भी आउटडोर में एंट्री हो जाती है। अच्छा, वो लोगों को लगता है कि आउटडोर बड़ा महंगा है, ऐसा है नहीं। 15-20 हजार एक एंट्री पॉइंट ठीक है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। करेक्ट। सबसे महंगी होर्डिंग कहाँ पे होगी पूरे दिल्ली NCR में? दिल्ली NCR में महंगी होर्डिंग आपने अगर देखी हो तो ओबेरॉय फ्लाईओवर, अच्छा, जो है, एप्पल आईफोन लगा हुआ है उस पे बहुत लॉन्ग टर्म से। अच्छा, so that is one of the most expensive hoardings। क्या रेट है उसका? Would be around somewhere between 15 to 20 lakhs। 15 से 20 लाख रुपए पर मंथ। अच्छा, हाँ, और उसके सामने ही अभी एक रिसेंटली पार्किंग बनी है उस पे, एक्को का
बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लगा है, अच्छा, so that is also very expensive. सेम 15-20 लाख रेंज। हाँ 20 प्लस ही होगा वो, बट वो आपके पास है by नहीं, the वो way? हमारे पास नहीं है वो हमारे पास नहीं है, बट जो इम्पैक्ट वो क्लाइंट को देता है, हाँ, that is immeasurable. a lot of time I feel it's a matter of pride also. Brands It is- compete with each other. it एप्पल ने is. लगाया तो सैमसंग बोलेगा मुझे यहाँ होर्डिंग लगानी है, या इस एरिया में उसके सामने लगानी है होर्डिंग। ऐसा भी बहुत होता होगा। Every brand has their own strategy, जिससे कि वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे एप्पल है, मतलब एप्पल का आप ज्यादातर देखेंगे आइकॉनिक साइट्स या फिर सेट ऑफ 2 सेट ऑफ 3 में एप्पल हमेशा प्रेजेंट रहेगा। सेट ऑफ 2-3 एज एन, मतलब 2 होर्डिंग्स इकट्ठे ले लिए या 3 होर्डिंग्स इकट्ठे ले लिए, अच्छा, तो वो एक ही जगह पे क्लस्टर, दो हाँ, एक ही होर्डिंग। क्लस्टर में 2 या 3 इकट्ठे ले लिए। ओके ओके। अब क्या होता है ना, जैसे एप्पल से ही बात निकली तो बहुत बार लोगों को लगता है यार आउटडोर की जरूरत ही क्या है, हमारा ब्रांड तो वैसे ही चल रहा है। अगर ब्रांड सबके चल ही रहे हैं तो एप्पल से बड़ा तो ब्रांड कोई है नहीं आज के टाइम में, बिल्कुल। और वो भी आउटडोर पे बहुत अच्छा और आइकॉनिक स्पेंड कर रहा है, तो समवेयर डाउन द लाइन दे आर गेटिंग वैल्यू ऑफ द मीडिया। करेक्ट। People don't realize but brand building is also super essential for company growth. आप हर चीज को ट्रांजैक्शनल नहीं लेके जा सकते, नहीं कर सकते कि बस सेल्स हो रही है तो करेंगे, नहीं तो नहीं। अब इसके अंदर आ जाता है डिजिटल वर्सेस तो आपके हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग जो होती है, एड्स फेसबुक पे, गूगल पे, ये नॉर्मली कब चलानी चाहिए? जो डिजिटल मार्केटिंग, सी डिजिटल आई वुड से फ्रॉम एन एजेंसी पर्सपेक्टिव, आज हम भी जो क्लाइंट्स को पर्सपेक्टिव देते हैं या सलाह देते हैं, तो डिजिटल इज अ वेरी सेल्स ड्रिवन एक्टिविटी इन टुडेज वर्ल्ड। डिजिटल ब्रांड बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। तो जब आपका मान लीजिए कोई, हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, कोई आपका प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, या एक हाइपर लोकल की बात करते हैं जहाँ पे आपका नया स्टोर लॉन्च हो रहा है, तो स्टोर लॉन्च से 5-10 दिन पहले, 15 दिन पहले आपने एक एक्टिविटी शुरू कर दी कि कमिंग सून यहाँ पे कुछ आ रहा है। क्योंकि डिजिटल में ये लिमिटेशन नहीं है कि आपको पूरा ही करना है, आप एक बहुत लिमिटेड टारगेट ऑडियंस को डिजिटल के थ्रू पुश कर सकते हो अपनी एडवर्टाइजिंग। और आउटडोर की जहां तक बात आती है, आउटडोर तो इज अ ईयर राउंड एक्टिविटी फॉर एनी क्लाइंट। आउटडोर में हम उल्टा क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि आप रेगुलर रखिए, रेगुलर के साथ साथ आप डिजाइन्स हमेशा चेंज करते रहिए, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोज डिजाइन्स इफ दे आर कांस्टेंट दे टर्न इनटू ब्लैक स्पॉट। तो इसलिए ब्लैक स्पॉट एज इन कि आप पीपल डोंट सी दैट दे आर देयर, दे आर देयर, पर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे। आप मान लीजिए, देखिए क्या होता है किसी का भी, मतलब हम जब एक मास मार्केट की बात करते हैं और जब दिल्ली के ट्रैवलिंग पैटर्न्स की बात करते हैं, तो 80% जो व्हीकल्स हैं उनका डेली का जो रूट है ना वो फिक्स्ड है। कि मतलब अगर मेरे को घर से ऑफिस जाना है ना तो मेरा रास्ता वही रहेगा, ठीक है 20% वेरिएबिलिटी रहेगी, पर 7 में से 5 दिन हर गाड़ी का रूट मोटा मोटी फिक्स्ड है। करेक्ट। और आउटडोर के लिए एक अच्छी चीज़ क्या होती है, और ये साइकोलॉजी है, ये मैं नहीं कह रहा, साइकोलॉजी है, रिसर्च कहती है कि आउटडोर जब इंसान होता है तो वो हमेशा ना ज़्यादा अटेंटिव होता है। अच्छा। इट इज सेंसरी, कि जब भी आप घर से बाहर निकलोगे ना आपकी अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा रहेगा। आप घर पे बैठे होगे, आप रिलैक्स मोड में होगे, मतलब आपको आपके सामने से टीवी चल भी रहा होगा, रेडियो सुन भी रहे होंगे, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, पेपर पढ़ भी रहोगे, ध्यान नहीं दोगे। पर जब जैसे ही आप आउटडोर निकलोगे, आपका ना जो अटेंशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब उस अटेंशन में जब आप किसी भी एक रूट पे जा रहे हो, तो आपको एक ऐड देख रहे हो, आपने 1 दिन देख लिया, 2 दिन देख लिया, 5 दिन देख लिया, अब उसके बाद ना थोड़े टाइम के बाद वो ऐड आपके लिए ब्लैक स्पॉट बन गया। सो दैट्स व्हाई वी टेल क्लाइंट्स कि यार इसमें ना आप क्रिएटिव चेंज कर लो। कितने दिन में नॉर्मली करना चाहिए? विद इन अ मंथ। अच्छा। समथिंग न्यू शुड बी देयर। और हर बार आपको जो प्रिंट कॉस्ट अलग आती होगी आपकी? दैट्स वेरी मिनिमल। अच्छा, 10-15 हज़ार? हाँ, बहुत ही, उतनी भी नहीं होती। अच्छा, 1 यूनिट की 3-4 हज़ार रुपये उससे। ओके। बट इसके अंदर डिमांड सप्लाई का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता होगा ना, कि यार
अब आपके पास मान लीजिए टोटल कितनी होर्डिंग्स होंगी एग्जांपल? हमारे पास आज के टाइम में सो वी डील इन बोथ डिजिटल आउट ऑफ होम एंड ट्रेडिशनल आउटडोर। तो ट्रेडिशनल में वी हैव अराउंड 500 ऑड यूनिट्स और डिजिटल में वी हैव 600 प्लस स्क्रीन्स अच्छा अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। ओके। अब बहुत सारे ब्रांड्स होंगे और ये बहुत सारी होर्डिंग्स हैं, इनको मैच कैसे करते हो? ये तो बहुत बड़ा टास्क है। इट इज अ बिग टास्क। तो टेक यूज करते हो यहाँ पे, क्या करते हो? So tech is at a very nascent stage in terms of utilization for this. We have our own systems जिससे कि हम occupancy levels manage करते हैं अपने मीडिया के। Okay. और हमारा फोकस रहता है कि जो भी मीडिया 80% से कम ऑक्यूपाइड है उस पे हमारा फोकस रहना चाहिए कि वो बढ़ जाए, उसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ जाए। मतलब मान लीजिए आपकी एक होर्डिंग थी, अब आप चाहते हो कि वो 80% ऑफ द टाइम ऑक्यूपाइड रहे मिनिमम फॉर यू टू ब्रेक इवन या मेक मनी, मेक एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी। अच्छा ओके। So 80% is a decent benchmark for the industry. It is an aspirational benchmark, I'd say. Yeah. Okay. I mean, today there are many media owners which are happy with 7 out of 12 months, which would be what 60-65%. 8-9 महीने अगर आपकी वो होर्डिंग यूज्ड हो गई तो आपका बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। हमने अच्छा काम कर दिया। अच्छा, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके। तो और क्या होता है नितिन, हर मीडिया की ना अपनी स्पेशलिटी है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 90 डिजिटल स्क्रीन्स का नेटवर्क है। अब वो 90 डिजिटल स्क्रीन्स का नेटवर्क जो ब्रांड एम्पोरियो में बैठा है, मैं उसको तो बेच नहीं सकता क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का कस्टमर ही नहीं है एम्पोरियो वाला। ठीक है, 5% 2% हो भी गया तो स्पिलेज इफेक्ट है, मतलब इट इज नॉट द मेन कस्टमर। सो आई हैव टू focus on the matching target the audience which will be relevant to that media. Correct. जो मास मार्केट ब्रांड्स हैं उनके लिए स्टेशन का डिजिटल नेटवर्क बहुत रेलेवेंट होगा। सो आवर मेन इंटेंट इज ऑडियंस मैचिंग, ऑडियंस मैनेजमेंट, ऑडियंस मैचिंग। ऑडियंस को हम क्लाइंट्स की पिचेस भी उसी हिसाब से प्रिपेयर करते हैं कि जी हम आपको वही अपॉर्चुनिटी या वही ऑफर दे रहे हैं जो आपके ब्रांड के लिए रेलेवेंट है। करेक्ट। सो आवर सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। तो ये जो 500 आउटडोर मीडिया है ट्रेडिशनल, ऑन एन एवरेज आपका अभी इसमें ऑक्यूपेंसी टोटल, एक तो हो गया कि विद इन वन होर्डिंग 80% अचीव करना है, ओवरऑल 500 में कितना ऑक्यूपेंसी लेवल अचीव करो तो बेटर हो जाता है? सो आवर कंपनी वाइड आवर इंटेंट इज टू कीप इट 80% हर चीज में, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे ओवरऑल हो। तो बहुत बार ऐसा भी होता होगा एक होर्डिंग नहीं बिक रही, बट बहुत बार ऐसा होता है कि एक होर्डिंग 100% बिकी गई। हाँ करेक्ट। बट जो नहीं बिक रही तो आप उसको अंडर सेल करके भी बेचते हो या नहीं, बस बना दिया कि यार इतने कट ऑफ है उससे नीचे नहीं करेंगे? No, we have to, I mean, in such cases we offer at a discounted rates and the intent is to get client on board. देखो, अगर किसी भी खाली होर्डिंग पे ग्राफिसाइड्स लगा है तो मेरा भला नहीं है। मेरे को ना बहुत लोग कहते हैं कि यार आपका ना हमने लोगो लगा देखा था, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरा लोगो लगा हुआ है तो इसका मतलब मैं काम अच्छा नहीं कर रहा। मेरा तो नुकसान हो रहा है। मेरा नुकसान हो रहा है। जितना मेरे क्लाइंट का लोगो लगेगा करेक्ट उतना मेरा फायदा है। और अगर सस्ता भी देना पड़ा और क्लाइंट अगर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पे हमारे साथ जोड़ सकता है तो माइट एज वेल, व्हाट्स द हार्म। करेक्ट। At the end of the day, we are in the business of building brands. So we have to support those clients which don't have X budget. अगर उनका कम भी है ठीक है ना, कल को याद रखेंगे कि हाँ यार ठीक है आपने उस टाइम पे किया था सपोर्ट, आज हम आपके साथ खड़े हैं। करेक्ट। So we have many such successful case studies जिनको हमने बहुत ही छोटे बजट से आउटडोर पे इन्वेस्ट करवाना शुरू किया and today they spend crazily on this media. अभी अपना टर्नओवर कितना होगा, which is anyway public information? अब तो कुछ छुपा ही नहीं हुआ। हाँ, कुछ भी नहीं छुपा। अब तो पब्लिक कंपनी हो गई। At a company level we are around 100 crores turnover. 100 crores. अच्छा। And profit क्या है? Profit EBITDA is सॉरी मैं बोल रहा हूँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं एकदम खुल के पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये तो देखो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। हाँ। तो EBITDA was around 12.5. अच्छा। And PAT was around 6.
अब हाँ। बाकी डिटेल तो मुझे भी बुक्स में देखना हाँ, पड़ेगा, नहीं, I'm बट sure. दीज आर द ओवरऑल तो फिगर्स. 100 को अगर आपको 1000 करोड़ करना हो, या which anyway would be your ideal goal, या right? या इट इज. क्या प्लान रहता है, कैसे करोगे? सो देयर आर टू वेज टू लुक एट इट. 100 को 1000 करना इज अ वेरी एस्पिरेशनल स्टेटमेंट, और हम चाहते भी हैं ऐसा हो. हमारे साथ आज के टाइम में पब्लिक भी चाहती है कि हम हाँ, ऐसा बिल्कुल, ग्रोथ करें. बिल्कुल. बट वी हैव टू सी कि विच आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स विच आर इन द मार्केट विच कैन बी इजीली प्लक्ड. ओके. फॉर दैट वी हैव टू रियलाइज कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है. आज के टाइम में हमारी स्ट्रेंथ्स हैं रिलेशनशिप्स, हमारी स्ट्रेंथ है हमारा ब्रांड रिकग्निशन, हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारा जो ट्रस्ट है, हमारे क्लाइंट्स का जो हमारे ऊपर ट्रस्ट है, या हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, वो उनके साथ बड़ा मैच करता है. सो ओवर लास्ट 10 to 15 years we have tried to build parallel capabilities and we have been touchwood very successful at that. तो अभी क्या होता है, ग्राफिक्स एड्स जैसे आउटडोर के नाम से बहुत जाना जाता है. तो आउटडोर इज 35 to 40% ऑफ आवर बिजनेस. तो इवेंट्स इज अ वेरी बिग बिजनेस फॉर अस. मीडिया is a very big business for us. When I'm talking about media, I mean print, radio, creative, digital. All these are big businesses for us. So what we have to eventually focus is on creating more avenues for the same client, ताकि हम उस client को चारों तरफ से अच्छे से cover कर लें. तो दैट इज आवर इंटेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि कुछ क्लाइंट्स हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें कि जिनका पूरा मार्केटिंग बजट हमारे साथ, और हम उनके एक तरह से CMO आउटसोर्सिंग कह लो या आप कुछ भी कह लो, तो हम उनके लिए A to Z सारे काम करें. और धीरे 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 बाकी क्लाइंट्स के लिए हम पैरेलल कैपेबिलिटीज डेवलप करते रहें. मान लीजिए इवेंट मैनेजमेंट एज अ बिजनेस है. आई मीन टू बी ऑनेस्ट इट इज अ रिसेशन प्रूफ बिजनेस. होने ही है इवेंट्स, शादियां भी होनी है, हर कुछ होना है. कोविड था तो वर्चुअल हो गए इवेंट्स. करेक्ट. तो हमने वर्चुअल इवेंट्स की कैपेबिलिटीज डेवलप कर ली. वी होस्टेड इंडियाज बिगेस्ट साइंस फेस्टिवल दैट टाइम ऑनलाइन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो वी आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज. अभी रिसेंटली हमने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली. गवर्नमेंट वाज गिविंग अ लॉन्ग टर्म लीज फॉर एन ऑडिटोरियम, तो हमने वो बिड करके एक्वायर कर लिया. अब जब हमने एक ऐसा रियल एस्टेट हमें मिल गया जहाँ पे हम डेली के इवेंट्स कर सकते हैं. करेक्ट. और 365 डेज है ना मेरे पास. बिल्कुल. मैं अपने आउटडोर को 80% ऑक्यूपाई करना जानता हूँ. अगर कोई ऐसा लोकेशन है जो 20 से 25% ऑक्यूपाइड है, तो मैं उसको 80% पे ला सकता हूँ. तो वो गैप बहुत बड़ा है. करेक्ट. और वो गैप हमारी टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में सिग्निफिकेंटली ऐड करेगा, क्योंकि हमारी कॉस्ट तो फिक्स्ड है. करेक्ट. और अगर उस वेन्यू पे मैंने 8 से 10 साल के नए IPR डेवलप करने शुरू कर दिए, तो इट हैज अ ह्यूज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन आवर कंपनी. आप ये अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढते हो? कोई तरीका है फॉर यू टू आल्सो फिगर आउट कि यार ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है या ये ट्रेंड चल रहा है, हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है, ग्राफिक्स एड्स को ग्रो करना है, तो वी शुड इन्वेस्ट इन दीज एरियाज? सो वी आई थिंक इट्स something which is inherent also, which I have learned from my father also, that we cannot rest on our laurels. We have to be always uncomfortable. और वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन आप कंफर्ट जोन में आ गए उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू हो गया. तो वो अनकंफर्टेबल तो होना पड़ेगा. और इससे पहले कि मार्केट आपको मजबूर करे अनकंफर्टेबल होने में, आप खुद ही हो जाओ तो अच्छा है. आपने अनकंफर्टेबल की बात की है. फेलियर भी हुए होंगे काफी. बहुत फेलियर्स है. क्या कोई बहुत मेजर सेटबैक कभी बीच में हुआ था जो आपको याद हो, यार ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया था इसने, और फिर उससे निकले कैसे आप? No, failures, see, over a period of time, what I have realized is that it is good to fail. So I even indirectly tell my kids also कि, और मैं तो चाहता हूँ कि यार ये जो फर्स्ट वाली दौड़ है ना, इससे थोड़ा बच के ही रहें. कि 5th भी आना चाहिए, 10th भी आना चाहिए. स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है ताकि फेल हो जाए, ताकि हार जाए. वो हारने के बाद, वो हारना ना आपके लिए कैरेक्टर बिल्डिंग का काम करता है. तो बिजनेस फेलियर अगर आप उसको दिल से नहीं लगा रहे ना, तब तक ठीक है. तो बहुत बिजनेस फेलियर्स हुए हैं,
और उन बिजनेस फेलियर से यही सीखा है कि जो कोर कॉम्पिटेंसी है उसी के अराउंड सर्विसेज बिल्ड करनी चाहिए। जो काम नहीं आता वो उसकी लर्निंग कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। अगर आप लर्निंग कॉस्ट दे सकते हो, अगर आपके अंदर पेशेंस है 3 से 5 साल का लर्निंग कॉस्ट देने का, देन स्टिक टू इट। बट अगर पेशेंस नहीं है ना तो डोंट डू इट। So that's why what we do is, because in our business, thankfully the gestation periods are very low. In 3 to 6 months, we are operationally profitable in any business. क्योंकि हमारा business cycle ही ऐसा है, चाहे वो आउटडोर हो, चाहे वो इवेंट्स हो, चाहे वो ये ऑडिटोरियम हो या प्रिंट हो। तो हमें ना बिजनेसेस वही सूट करते हैं जहाँ 3 से 6 महीने का जेस्टेशन पीरियड है। अब जहाँ नहीं है वहाँ पे आई एम अ इनडायरेक्ट इन्वेस्टर, तो वो मैं बिजनेस चलाता नहीं। हम गलती क्या करते थे कि हम ना बिजनेस चलाने में लग जाते थे। हमें लगता था यार हम अपना बिजनेस तो बहुत अच्छे से चला रहे हैं, हम तो कुछ भी चला लेंगे। तो वो जो कुछ भी चला लेंगे वो होता नहीं है। हर बिजनेस के कुछ लूपहोल्स होते हैं और जो उस बिजनेस में होते हैं उनको बहुत अच्छे से लूपहोल्स पता ये बहुत बड़ी विजडम है, पता है। क्योंकि एक होता है जो ट्रेडिशनल जनरेशनल बैकग्राउंड से आते हैं ना, खासकर हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स के जो बैकग्राउंड रही है, उनका माइंडसेट वर्सेस आजकल के यूथ जेनजीज, वेरी मेजर डिफरेंस इन द वे वी थिंक, राइट। उनका यही अप्रोच रहता था कि ये हम भी चला लेंगे, मैं क्यों करवाना किसी और से, हम भी कर लेंगे। वर्सेस आवर थिंकिंग इज आउटसोर्स व्हाटएवर यू कैन, फोकस ऑन योर कोर कॉम्पिटेंसी। जो आता है वो अच्छे से करो, उसको आप स्केल कर लो। क्योंकि वो मैं नींद में भी कर सकता हूँ ना, सोते भी मैं वो काम कर सकता हूँ। मेरे लिए बेस्ट बिजनेस तो वही है, वही बिजनेस है कि जब आप सोते भी पैसा कमा रहे हो। करेक्ट। और जो मुझे नहीं आता उसमें आई एम एन इनडायरेक्ट इन्वेस्टर। आई हैव अ डिसेंट पोर्टफोलियो ऑफ स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स एंड आई लव टू इंटरेक्ट विद स्टार्टअप्स, क्योंकि सीखने को इनसे बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल ठीक है, सक्सेस रेट हमें भी पता है कि वही 10 से 15% का ओवरऑल है। बट जो उनसे सीखते हैं हम अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल। और हम अपने स्टाफ को यही कहते हैं कि हम चाहे 100 करोड़ के हों, चाहे हम NSE लिस्टेड हों, बट आज भी हम स्टार्टअप कल्चर के साथ है और हम भी हसलर है। हमारा केबिन हमेशा खुला है आपके लिए। कोई भी, वी आर अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। वी टेल देम कि यार कोई भी चैलेंज हो रहा है ना, इमीडिएटली आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, पापा के पास चले जाओ, बट हायरार्की में मत घुस जाना कि आप सीनियर को बताओगे, वो इसको बताएगा, फिर मेरे पास आएगा। गाड़ी निकल चुकी है तब तक। सही बात है। वी हैव टू बी क्विक, वी हैव टू बी ऑन आवर टोज ऑलवेज। ग्रोथ तो हमने बात कर ली। चैलेंज क्या है आपके बिजनेस का सबसे बड़ा? ग्रोथ अगर करनी है, चैलेंजेस भी आते होंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज द मेजर बॉटलनेक और चैलेंज? In terms of bottleneck, I would say it is only our thought process which is the challenge, nothing else. मतलब we should always focus on opportunities. Challenges तो आते ही रहेंगे। तो हम लोगों ने भी opportunities पे ही फोकस किया, इसलिए आज तक टिके भी रहे और आगे भी बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने challenges पे फोकस किया ना, वो बेचारे परेशान ही हो गए और सो भी नहीं पाए और फिर आगे ग्रो भी नहीं कर पाए, डिप्रेशन में ही चले गए। तो इसीलिए सी, इफ आई टॉक अबाउट मीडिया एज एन इंडस्ट्री और एडवर्टाइजिंग एज एन इंडस्ट्री, लोग कहते हैं कि यार ये तो डाइंग बिजनेस है, प्रिंट मीडिया खत्म हो रहा है, डिजिटल का गेम है इस टाइम पे, टेलीविजन कोई देख नहीं रहा, कैसे सस्टेन करेंगे? सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अपस्किल, नो? उसमें मीडिया व्हीकल चेंज हो रहा है। फ्रॉम अ ट्रेडिशनल प्रिंट मीडियम, द कंजम्पशन पैटर्न इज चेंजिंग टू डिजिटल। करेक्ट। फ्रॉम अ ट्रेडिशनल आउटडोर, people are slowly and steadily moving towards digital outdoor. Now, can you upskill? That is more important. Correct. So there are no legacy businesses in India or across the world. आप किसी भी इंडस्ट्री भी और आप Fortune 500 की भी टॉप 20, टॉप 100 कंपनीज उठा लोगे ना, और हर 10 साल के आप पैटर्न को स्टडी कर लोगे, बहुत ही रेयर कोई ऐसी कंपनी होगी जो 50 साल पहले भी थी और अब भी है और सेम काम कर रही थी। सेम काम कर रही है। एवोल्यूशन करना ही पड़ेगा।
तो आप अगर आप एवोल्यूशन का पार्ट नहीं हो तो आप डीके कर गए। करेक्ट। तो आपकी भी किसी म्यूजियम में एक लग आप वो जाएगी देख लो ना, फोटो। कोडेक को देख लो, नोकिया देख लो, एवरी उनका हाल यही हुआ। एंड उन आप आज भी अगर मतलब इवेंचुअली देखो उनकी बेचारों की गलती क्या थी, सिर्फ एक वेव वो राइड नहीं कर पाए, सिर्फ एक चेंज। करेक्ट। वो एक चेंज कभी कभी इतना क्रिटिकल हो जाता है कि वो उस टाइम तो खत्म कर सकता वो है। खत्म कर सकता है। तो वो एक गलती इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वो खत्म कर देती है। तो इस पे मेरे को एक एग्जाम्पल भी याद आता है। तो एक टाइम था कि around I think 10-12 years ago, so real estate was at its peak in NCR, and our business volume for real estate was 70%। ठीक है, मैं नया नया बिजनेस में आया था, तो मैं एग्रेसिवली गया पापा के पास। मैंने कहा पापा हम 70-80% रियल एस्टेट हम काम कर रहे हैं, हमें इसको फोकस करके और बड़ा बनाना चाहिए ना, क्या हम ये छोटी मोटी कामों को देखते रहते हैं। वो कह रहे चल रहा है ना, पैसे आ रहे हैं ना 20-30-25% से भी, चलने दे। तो उस टाइम मुझे लगा पता नहीं क्यों कह रहे हैं ऐसे ही, जबकि एक सेक्टर को फोकस करके और बड़ा करते हैं। और उसके 2-3 साल के बाद ही रियल एस्टेट क्रैश्ड। और जब वो रियल एस्टेट क्रैश हुआ, सो मोस्ट ऑफ आवर मनीज गॉट स्टक इन इलिक्विड एसेट्स। करेक्ट। और डेटर्स में स्टक था। तो जो 25-30% का बिजनेस था, उसी ने ही हमें सस्टेन भी कराया, उसी ने बचाया भी, और धीरे धीरे करके उसी को बढ़ाया हमने। So at that point in time it was a realization कि क्या होता है कि हम एक चीज को लेके इतना फैसिनेट हो जाते हैं कि हाँ यार अब तो इसको फोकस करके ना बहुत बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमेशा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखो। इसलिए हेज रखना चाहिए। तो हमें ना, हम जब आई एम प्रोडक्ट ऑफ SP जैन मुंबई, तो एक प्रोफेसर थे उस टाइम ना, वो सिखाते थे कि एक क्लाइंट शुड नॉट बी 14%, मोर देन 14% ऑफ योर टर्नओवर। अच्छा। हाँ, तो ये सब चीजें ना गिरने के बाद ही याद आती हैं। सही बात है। तो एक टाइम पे तो ऐसा था कि एक एक क्लाइंट हमारा 30-35% तक पहुंच गया था। बट देन आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वी टुक अ कॉन्शियस कॉल कि भैया अगर ये लाइन बढ़ रही है ना, तो इस लाइन के साथ हमें और लाइन खींचनी पड़ेंगी जो इससे ज्यादा तेजी स्पीड से बढ़े। करेक्ट। तो इसलिए रादर देन हमने किसी लाइन को काटा, हमने नई लाइनें और खींचनी शुरू कर दी, ताकि ठीक है मार्केट में उतार चढ़ाव तो चलेगा, एवरी बिजनेस इज साइक्लिकल इन नेचर। करेक्ट। बट वी हैव टू हेज आवरसेल्व्स। करेक्ट। कल को अगर आउटडोर डाउन है तो ठीक है, इवेंट्स चल रहा है ना, हम ज्यादातर स्टाफ को अपस्किल कर देंगे, 2-3 महीने में अपस्किल हो जाएंगे। और हमारा स्टाफ का भी थोड़ा हसलर कल्चर है, उनको भी पता है कि यार खाली बैठने से तो अच्छा है यहाँ पे कर लो। करेक्ट। कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। बिल्कुल। सो दैट इज आवर फिलोसफी। तो इसलिए चैलेंजेस को भी हम ना अपॉर्चुनिटीज की तरह ही देखते हैं। कोविड वाज अ बिग चैलेंज फॉर अस, इट बिकेम अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। वी रीइन्वेंटेड द होल व्हील। I mean, in hindsight, we were lucky कि COVID happened and we got out safely. क्या रीइन्वेंशन किया आपने कोविड में? इवेंट्स, डिजिटल, वर्चुअल, टेक, ये सब तो हो ही गया था, ये तो पहले से था, इन पे और फोकस बढ़ गया। Eventually we moved out of non-profitable businesses. एग्जाम्पल क्या होता है कि बहुत सारा ना हम बिजनेस दिल से लगा के रखते हैं कि यार ये ठीक है, क्लाइंट पुराना चल रहा है, चलने दो, क्यों चल, फ्री में होर्डिंग दे दिया ऐसा। फ्री तो खैर देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। अगर हम किसी को फ्री दे रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं से तो उससे फायदा उठा ही रहे हैं। करेक्ट। बट क्या होता है, जो बहुत लो मार्जिन बिजनेसेस थे ना, जिनसे कि हमारी टर्नओवर पे इम्पैक्ट पड़ता था, यार कुछ बिजनेसेस तो टर्नओवर मेंटेन करने के लिए भी करने पड़ते हैं, टॉप लाइन रहे बस। तो कोविड वाज अ डेथ नेल फॉर दैट बिजनेस, व्हिच वाज गुड फॉर अस, क्योंकि सबकी टर्नओवर गिरनी थी। तो ठीक है, हमारी भी एक बार को क्रैश कर गई। बट देन व्हाट हैपेंड कि जो नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रोपोजिशन था वो कम हुआ, और उसकी जगह प्रॉफिटेबल बिजनेस से लेनी शुरू कर दी। तो वो एक अच्छा बहाना मिल गया सॉर्ट ऑफ उनको हटाने का। हाँ, बहुत अच्छा बहाना। हाँ, सही है। बहुत मजा आया मुझे बात करके लोग, थैंक यू सो मच। एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा मैं आपसे, इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है
इस बिजनेस में मीडिया है, क्योंकि और इलेक्शन टाइम पे खासकर थोड़ा सा अटपटा सा सवाल है, बट अगर आपका कुछ इस पे व्यू हो, कुछ ऐसा देखने को मिलता है? To be honest, in terms of outdoor, हाँ, no such अच्छा, influence. ओके, और उसका रीजन क्या है ना कि सी आज के टाइम में जितना भी जो टेंडर गिविंग अथॉरिटी है, दैट इज ब्यूरोक्रेसी, दैट इज नॉट पॉलिटिकल. तो ब्यूरोक्रेसी का काम है कि मैक्सिमाइज रेवेन्यू, कि भैया पैसा ज्यादा आना चाहिए. अब वो पुराने सिस्टम तो है नहीं कि एक डब्बा रखा है उसमें टेंडर डाल दो 4 और जिसका खुल गया या पेपर चेंज हो गए और हो गया काम. भारत में ठीक है, छोटे शहरों में एक बार को ये सब शायद होता होगा, शायद. बट जब से गवर्नमेंट आई है, जेम आया है, मतलब एवरीथिंग इज ऑनलाइन, ऑल टेंडर्स आर ऑनलाइन. करेक्ट. तो इसलिए वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो खत्म ही हो गया. इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि होता होगा. ठीक है, कुछ शहरों में शायद होता हो, बट जो मेजर मेट्रो सिटीज हैं आज के टाइम में ये सब तो बहुत आगे निकल चुके हैं. इलेक्शन टाइम इज अ स्वीट स्पॉट फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द मीडिया. फॉर मीडिया. करेक्ट. क्योंकि क्या होता है, इलेक्शन टाइम में बैठे बैठे ही काम आ रहा होता है. तो और होर्डिंग के प्राइस भी बहुत बढ़ जाते होंगे. सो प्राइस इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. करेक्ट. तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है ना, मार्केट में नए लोग आ जाते हैं, नए टेंडर आ जाते हैं, तो फिर प्राइस कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाता है. करेक्शन होती रहती है. करेक्शन होती रहती है. तो ये है. बट ठीक है, इट इज अ गुड टाइम टू बी इन दिस इंडस्ट्री इन इंडिया, क्योंकि ऑल अक्रॉस जो स्पेंडिंग है वो हर सेक्टर की बहुत अच्छी है. राइट. राइट. सही है. बहुत मजा आया आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. कुछ आपको कहना हो यूथ को या किसी और को, तो नाउ इज द टाइम. बट आई एम रियली लव द टॉक. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. नो, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर. ऑलवेज गुड टू टॉक टू यू. और यूथ को मतलब मेरा तो नितिन यही मानना है हमेशा कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम यूथ को ज्ञान देने में लग जाते हैं. अभी ना रिवर्स मेंटरिंग का टाइम है, हमें यूथ से ज्ञान लेना पड़ेगा. तो उनसे सीखना पड़ेगा और फिर अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. करेक्ट. कल के डिसीजन मेकर्स यही हैं और ये हमसे कई ज़्यादा समझदार हैं, बिकॉज दे आर सो एक्सपोज टू एवरीथिंग एट अ वेरी अर्ली स्टेज. तो इनको ज्ञान देने का कोई पॉइंट नहीं है. ठीक है, फिर मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आउटडोर इज अ सेक्सी इंडस्ट्री टू बी इन. हमारी इंडस्ट्री को ना बहुत बार अछूता माना जाता है, बिकॉज ठीक है, कम टर्नओवर है ओवरऑल. 70,000 करोड़ में हम 7-8-10,000 करोड़ की इंडस्ट्री होंगी. 6,000 करोड़ आप मान के चलो कि 70 में से 6,000 है जो ऑफिशियल फिगर है, बट इंडस्ट्री फिगर्स अनऑफिशियली 10,000 करोड़ की है, जो कि हम एक्नॉलेज नहीं करते इसको. और वो हमारा इंडस्ट्री वाइड चैलेंज है, बिकॉज वी आर अ फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री. वी आर नॉट अ कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री एंड वी डोंट हैव कॉर्पोरेट्स. इररिस्पेक्टिव, there is a lot of learning in this industry. और चाहे कोई भी एज हो, आपको स्लॉग तो करना पड़ेगा, इनिशियल हसल तो करना पड़ेगा. चाहे कहीं का भी आप किसी भी कॉलेज का ठप्पा ले आओ, जब तक आप कस्टमर के पल्स नहीं जानते ना, इट इज ऑल यूजलेस. तो वी एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑल्सो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं हफ्ते की 12 से 15 क्लाइंट मीटिंग्स का पार्ट रहूं. आई हैव माई ओन क्लाइंट्स विच आई सर्व, एंड यू नो क्लाइंट सर्विसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट हम्बलिंग एस्पेक्ट्स. करेक्ट. मैं खुद अभी भी डील करता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है. और क्लाइंट ही है जो आपको सीधा कर सकता है, लाइन पे रखता है. हाँ, लाइन पे रखता है. तो इसलिए मजा भी आता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है. करेक्ट. तो इसीलिए ना कभी भी किसी भी एज में आपको ऑफिस से बाहर निकलना पड़ेगा. ऑफिस में बैठ गए तो फंस गए. करेक्ट. सही है. थैंक यू फॉर बीइंग हियर वंस अगेन. प्लेजर.